जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे पंचवर्षीय योजना। इकोनॉमिक्स का चैप्टर था पंचवर्षीय योजना। इसमें हम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पंचवर्षीय योजना, उसके बाद योजना अवकाश 1969 तक पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी आगे की देखते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना मैं इसे लिखूँगा, चतुर्थ को 4 लिखूँगा, आप समझ जाना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी 1969 से 1974। इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बनाई गई, पर इसमें थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा इसमें मौसम संबंधी ज़्यादा प्रॉब्लम रही। उड़ीसा में चक्रवात की प्रॉब्लम आ गई। अब बोल लोगे कि चक्रवात से क्या होता है। आज के टाइम कुछ नहीं होता चक्रवात से, पर उस टाइम चक्रवात हमारे देश की जीडीपी इतनी नहीं थी कि हमें छोटी मोटी समस्याओं से बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता था। तो अगर चक्रवात आ गया तो वहाँ पर दोबारा रीसेटलमेंट के लिए जो पैसे लगते थे उससे हमारे जीडीपी भी बहुत काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता था। आज एक बहुत ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, तो इसका छोटे से हिस्से से उसकी पूर्ति हो जाती है। उस टाइम बहुत बड़ा हिस्सा जीडीपी का देखिए उसकी पूर्ति करनी पड़ती थी, और वो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू पर लोड पड़ता था। उसके बाद इधर 1971 का वॉर हो गया। 1971 का भारत पाक युद्ध, जो बांग्लादेश को निर्माण कराया था उस टाइम का 1971 का युद्ध। ये योजना थोड़ी असफल सी रही थी इसमें, और युद्ध हुआ, और युद्ध के साथ में एक प्रॉब्लम आ गई शरणार्थी की। वो भी इस योजना में ही हुई थी, क्योंकि बांग्लादेश से बहुत लाखों की संख्या में शरणार्थी पश्चिम बंगाल, असम उसमें आ गए थे। इस टाइम परिवार नियोजन के बारे पर भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम किया गया था। परिवार नियोजन के तहत इमरजेंसी के टाइम पर इंदिरा गांधी ने घरों में घुस कर पुरुषों की नसबंदी करवा दी थी। ये था परिवार नियोजन। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवा दिया था। 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण। आपको बता दूं राष्ट्रीयकरण किस लिए करवाया था, क्योंकि 14 अलग अलग प्राइवेट बैंक थे, और प्राइवेट बैंक अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, ओनली फॉर प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। प्राइवेट बैंक मतलब प्राइवेट एक कंपनी होती है। वो बैंक होता है क्योंकि उसमें पैसे आते हैं जाते हैं, बट वो एक प्राइवेट कंपनी होती है, और प्राइवेट कंपनी पैसे के लिए काम करती है, ना कि जनता की भलाई के लिए। तो इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण करने से क्या फ़ायदा हुआ कि जो गरीब लोग थे वो भी इससे जुड़ सके, और कहीं ना कहीं भारत के विकास में सहायता कर सके, इसलिए इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ये थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अब हम आपको बताते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1974 से लेकर के 1978 तक। अब आप बोलेंगे ये तो 5 साल हुआ नहीं, ये भी क्यों नहीं हुआ ये भी बताऊंगा। पर इसमें जो काम किया गया था वो बता देता हूँ पहले। इसमें गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया गया था। गरीबी हटाओ। उसके बाद RRB यानी रीजनल रूरल बैंक
इसका हिंदी में बता देता हूँ आपको। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी इसमें। और 20 सूत्री कार्यक्रम भी इसी से संबंधित है। 20 सूत्री कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम का भी पंचवर्षीय योजना से संबंध है। इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई और 20 सूत्री कार्यक्रम की स्थापना की गई। अब छठी पंचवर्षीय योजना, इसमें बता दूं कि जो 1978 तक थी वो पंचवर्षीय योजना चलती आ रही थी, बट इसके बाद जो 1978 में प्रधानमंत्री आए थे, कांग्रेस की सरकार गिर गई और जनता पार्टी सरकार आई, तो उसने इस पंचवर्षीय योजना को 1978 में समाप्त कर दिया। और उन्होंने 1978 से लेकर के 1980 तक एक साल के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया। और उस एक साल की योजना को रोलिंग प्लान या अनुवर्त योजना कहते हैं। रोलिंग प्लान या हिंदी में बोलते हैं अनुवर्त योजना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। रोलिंग प्लान या अनुवर्त योजना बोलते हैं। ये जो योजना थी इसको गठित किया गया था लकड़वाला के नेतृत्व में। लकड़वाला के नेतृत्व में गठित किया गया। इस योजना के कोई साक्ष्य नहीं है, कोई आंकड़े बाहर ही नहीं निकलने दिए गए कि ये सफल हुई या असफल। बाकी ज़्यादातर ये मानते हैं कि ये योजना पूरी तरह से असफल हुई, बुरी तरह से असफल हुई, बट इसके कोई भी साक्ष्य नहीं। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना थी जो कांग्रेस पार्टी की दोबारा सरकार आती है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर के 1985 तक थी। इसमें स्थिरता, इकोनॉमी को जैसे तैसे एक जगह रखने पर ध्यान दिया गया। मैंने क्या था, इकोनॉमी को बढ़ने पर नहीं, क्योंकि उस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम थी इंडियन इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी को जहाँ थी वहीं रखने पर प्रयास किया गया कि कैसे न कैसे यहाँ बनी रहे तो बेहतर हो जाएगा। उद्योग पर ध्यान दिया गया और आधुनिकीकरण पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो एक तो हो गया स्थिरता पर, इकोनॉमी को स्थिर रखने के लिए स्थिरता पर ध्यान दिया गया। उसके बाद उद्योगों पर ध्यान दिया गया। उद्योगों के साथ साथ उद्योगों का आधुनिकीकरण या कोई भी चीज़ थी उसके आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया गया। ये आधुनिकीकरण सबसे ज़्यादा जरूरी है। आज भी कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर एक जगह जैसे बड़े सिटी है उनमें 21वीं सदी चल रही है, पर कई छोटे छोटे सिटी कस्बे वहाँ जाके देखते तो ऐसे लगते हैं आज भी 20वीं सदी चल रही है। उस टाइम भी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, तो उसमें आधुनिकीकरण पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक, उसके बाद आती है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय ये थी 1985 से 1990, जिसमें अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब गई एकदम। ये कुआं है, ये कुएं में पानी है और ये अर्थव्यवस्था इसमें डूब गई। ठीक है।
बट इससे एक क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मेन है, उसका ध्यान रखना। 1989 में ज्वार योजना, रोजगार योजना शुरू की गई। ज्वार रोजगार योजना शुरू की गई 1989 में। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। इसके बाद अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब गई। हमारे पास इतना पैसा बचा था 1991 में कि बस 15 दिन के लिए हम किसी भी विदेशी सामान को या विदेशी व्यापार कर सकते। उसके बाद 15 दिन के बाद नहीं कर सकते। आज भी श्रीलंका के पास इतना पैसा है कि वो 4 से 6 महीने तक विदेशों से व्यापार कर सकते हैं, 2 महीने 3-4 महीने तक कर सकते। पर हमारे पास उस टाइम ऐसी कंडीशन थी, ओनली हम 15 दिन तक ही विदेशों से व्यापार कर सकते थे। तो इसके लिए पैसा ख़त्म, योजना ख़त्म। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो योजना किसी नहीं है। आप अगर जॉब कर रहे हो, आपके पास पैसे है तो आप योजना बनाओगे, मेरे को वहाँ हॉलीडे पर जाना है, मेरे को शॉपिंग करनी है, वो खाने जाना है। अगर पैसा नहीं रहेगा तो किस चीज़ की योजना, कोई योजना नहीं बना सकते उस टाइम। और पैसा नहीं था तो उस टाइम योजना नहीं बनी। और यहाँ पर आ गया था द्वितीय योजना अवकाश। इसको मैं बनाता हूँ सेकेंड योजना अवकाश। ठीक है दोस्तों, सेकेंड ये योजना अवकाश था, ये 1990 से 92 में। इसमें कोई योजना नहीं बनेगी, योजना नहीं बनाएगी। ओके, इसके बाद आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी 5 साल के लिए पूरी, 1992 से 1997 तक के। इसमें मानव संसाधन या मानव विकास पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। मैं इसमें पूछ लेती हूँ, मानव संसाधन विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, मतलब जो मानव के विकास के लिए जो संसाधन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, ह्यूमन डेवलपमेंट पर। ठीक है, एक तो ये हो गया मानव संसाधन विकास। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इस योजना पर सबसे इम्पोर्टेंट एक बात पूछती, इसमें एलपीजी लाया गया था। एलपीजी, एल से होता है लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन। ओके, मैं इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख के बता देता हूँ ताकि आपका माइंड सेट एकदम क्लियर हो जाए। ये आपने ध्यान दे दिया। 8वीं योजना थी 1992 से 97 तक थी। द्वितीय योजना अवकाश के बाद पहली बार ये योजना बनी थी। तो इसमें आता है एलपीजी। एलपीजी गैस से याद रख लोगे, गैस के बिना तो कुछ नहीं है। उसी टाइम एलपीजी के बिना कुछ नहीं था। तो एल से होता है लिबरलाइजेशन, पी से हो गया प्राइवेटाइजेशन, जी से हो गया ग्लोबलाइजेशन, अब इनका हिंदी में नाम और देख लो। लिबरलाइजेशन मतलब थोड़ी सी सरकार अपने रूप में, इसमें आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। पहले ये कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 1991 या 90
से पहले हमारी इकोनॉमी एक ऐसी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी पर समाजवाद का प्रभाव था। समाजवादी इकोनॉमी ऐसी होती है जिसपे लगभग संपूर्ण संसाधनों पर सरकार का कंट्रोल रहता है। तो जहाँ पर सरकार का कंट्रोल रहता है वहाँ की चीज़ें होती है वो इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाती। जैसे कोई भी संस्था, मान लो आपके आसपास के एरिया में कोई ऐसी संस्था होगी जो डायरेक्ट सरकार के अंडर में होगी और वो अच्छे से काम नहीं कर रही होगी, उसके होने ना होने से आपके कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। अब सूती वस्त्र उद्योग लगा दिए उस टाइम सरकार ने खुद के पैसों से, पर उसमें जो कर्मचारी थे वो ऐसे काम नहीं कर पा रहे। दूसरा एक एग्जांपल ले, अगर दूध है, कोई भी सरकार डेयरी को चलाती थी पहले, तो सरकार दूध का क्या बनाती? सरकार को तो कोई, सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको कोई मतलब नहीं, उनको दूध लिया पैकेट में पैक किया और दूध ही वापस बेच दिया। बट आज अमूल डेयरी है, सुधा डेयरी है, वो क्या करती? अमूल डेयरी एक आइसक्रीम भी 200 नए नए अलग अलग प्रोडक्ट में तैयार करती है। आइसक्रीम के भी 200 प्रोडक्ट तैयार करती है अमूल डेयरी। अब सोचो, क्योंकि वो प्राइवेट है, कोऑपरेटिव कंपनी है अमूल डेयरी, इसलिए वो दूध के इतने मतलब पनीर ये वो तो अलग ही मैटर है गया। अगर टोटल प्रोडक्ट उसके अलग अलग आइटम देखे तो बहुत ज़्यादा हो जाते। पर सरकार के पास अगर रहती, सरकार तो इसको डुबो देती। सरकार तो दूध लिया, थैली में पैक किया और दूध ही जाने, और कुछ नहीं करती। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था उस टाइम चौपट होने लग गई थी। तो इसमें क्या किया गया कि ये गए थे, जब 15 दिन का पैसा रहा तो वर्ल्ड बैंक के पास। अब वर्ल्ड बैंक में एक लोन के वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे 2-3 सिस्टम होते हैं। एक तो वर्ल्ड बैंक लोन देता है, वर्ल्ड बैंक लोन देता है, विकास के लिए देता है, ब्याज कम लेता है और ज़्यादा समय के लिए देता है। ठीक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सुना। अगर वर्ल्ड बैंक लोन देगा, कौन? वर्ल्ड बैंक अगर ये लोन देगा तो विकास के लिए देगा, समय कम लेगा, नहीं मतलब समय ज़्यादा, ब्याज कम लेगा और ज़्यादा समय के लिए लोन देगा, क्योंकि हमें ज़्यादा समय के लिए लोन चाहिए। और दूसरा होता है आईएमएफ ब्याज ज़्यादा लेता है और कम समय के लिए लोन देता है। ठीक है, तो उस टाइम एलपीजी जो रिफॉर्म था 1991 उसमें लिया गया। उसमें जब लोन दिया गया भारत को, तो उस टाइम ये कहा गया कि आप अपनी नीतियों में एलपीजी का इस्तेमाल करोगे। थोड़ी लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको समझने में आसानी हुई। उदारीकरण आप समझ सकते हो, एक वर्ड से भी, उदार मतलब आप प्राइवेट कंपनियों की तरफ से भी उदार, प्राइवेट कंपनियों के लिए भी आप उदार रहोगे, अपना नरम रुख अपनाओगे, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दोगे और विदेशी कंपनियों को भी मौका दोगे। प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण। कुछ मतलब इसमें काफ़ी कम जो है सिस्टम वो प्राइवेट कंपनियों को सौंप दोगे या उनको परमिशन दे दोगे कि आप इस उद्योग पर, जैसे सूती वस्त्र, कपड़ा, दूध उद्योग है, इन पे आप काम कर सकते हो ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। दूसरा होता है, इस ग्लोबलाइजेशन को बोलते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। अब वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण क्या होता है? अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरी अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना, उनके साथ समन्वय स्थापित करना वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है। भूमंडलीकरण मतलब आप वर्ड से समझ सकते हो। भूमंडलीकरण पूरे भूमंडल है, पूरी पृथ्वी है, इस पर अपने व्यापार आप कर सको और दूसरे देश आके आपके देश में व्यापार कर सके, ये ज़रूरी भी था उस टाइम। तो ये जो एलपीजी लाया गया, ये काफ़ी एलपीजी के टाइम पर जो
अगर आपसे कई बार पूछ लेते हैं एलपीजी के टाइम पर अपने प्रधानमंत्री कौन थे, आप एलपीजी का श्रेय ऐसे कहीं आ गया एलपीजी का श्रेय किसको जाता है तो आप मनमोहन सिंह मत मार देना, क्योंकि उस टाइम प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। ठीक है, ये इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो उस टाइम मनमोहन सिंह थे पर वो प्रधानमंत्री नहीं थे। ठीक है, जब ये व्यवस्था लाई गई एलपीजी की उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तो इससे क्या हुआ कि उदारीकरण में कंपनियों को की तरफ थोड़ा सा उदार रुख अपनाया गया। दूसरे देशों जो विदेशों से कंपनी आ रही विदेशों से, उसके लिए निजीकरण में कुछ आइटम थे जिनको प्राइवेट कंपनियों को परमिशन दे दी गई कि आप इस पर काम कर सकते हो। वैश्वीकरण में दूसरे देशों से व्यापार में काफ़ी रियायत दी गई। पर उस टाइम एक व्यवस्था रखी गई थी कि जो एलपीजी है, गवर्नमेंट ने एक व्यवस्था रखी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट एलपीजी से डर रही थी कि कोई ज़्यादा विदेशी कंपनी नहीं घुसे। और स्टार्टिंग में आप सोचोगे कि जो 51 था 1951 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी, उधर ही एलपीजी क्यों नहीं लागू कर दिया। उस टाइम लागू नहीं कर सकते। अगर उस टाइम एलपीजी लागू कर देते तो जो विदेशी कंपनियाँ वो आके भारत की कंपनियों भारत में पूरी तरह से बढ़ जाती और हमारे उद्योग धंधे जो थे वो पूरी तरह से चौप हो जाते। पर इसमें भी 1991 में जो एलपीजी लाई गया उसमें भी एक कंडीशन रखी गई कि विदेशी कंपनी जो आएगी वो पूरा 100% शेयर होल्डर नहीं रख सकती। आप शेयर होल्डर से आपको मैं समझाना चाहूँगा कि वो अगर यहाँ पर एक कंपनी बना रही है, मान लो कुछ भी 100 रुपये की एक कंपनी खड़ी कर रही है, जो कंपनी पूरी 100 रुपये की, तो उसमें वो 100 रुपये सारे 100 रुपये खुद नहीं लगा सकती। ठीक है, उसमें 100 रुपये में 49 रुपये, अगर 100 रुपये की कंपनी वो इधर पूरी कंपनी की लागत 100 रुपये में खोल रही है तो उसमें 49 रुपये वो विदेशी कंपनी लगाएगी और 51 मतलब 51 रुपये यहाँ की किसी कंपनी को लेके उसके लगाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि अगर पूरी तरह से जैसे हीरो होंडा आई, मारुति मारुति इधर की कंपनी थी, सुजुकी जापान की थी। सुजुकी जापान की आई 49% का उसने इन्वेस्ट किया, 51% का मारुति ने किया। तो उससे क्या हुआ, हीरो होंडा इनसे क्या हुआ कि हमारे जो कंपनी थी मारुति वो सुजुकी कैसे काम कर रही है वो सीख रही है। साथ में 51% शेयर होल्डर है, पूरी तरह से विदेशी कंपनी भी नहीं है वो। ठीक है, और उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो हमारे लोग पकड़ रहे थे, उनके काम करने का तरीका पकड़ रहे थे, मतलब हम उनको देख देख के सीख रहे थे। तो ये काफ़ी फायदेमंद कंपनी रही। एलपीजी के जनक पीवी नरसिम्हा राव थे, उस समय प्रधानमंत्री है। एलपीजी के जनक इन्हीं को बोला जाएगा। मनमोहन सिंह के माइंड की उपज बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम ये तत्कालीन वित्त मंत्री थे। अगर दिमाग किसकी उपज थी एलपीजी, किसने सबसे ज़्यादा सराहा उस टाइम, इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, ये समझाने में कामयाब रहे कि इसके माइंड की उपज थी, तो वो था मनमोहन सिंह। उस टाइम तत्कालीन वित्त मंत्री थे। ठीक, तो ये था 49 और परसेंट का और 51% का उस टाइम रेशियो रखा गया। बाद में धीरे धीरे ये ख़त्म कर दिया गया और पूरी 100%। इसलिए आज मारुति अलग है, सुजुकी अलग है, हीरो होंडा भी अलग अलग हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो अलग हो भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काफ़ी इतना नहीं डिफरेंस नहीं रहा है। इतनी कंपनियाँ बेस्ट कंपनी बन के आगे बढ़े। ये थोड़ा सा इसका थोड़ा ध्यान रखना। ये पंचवर्षीय योजना है जो 8वीं पंचवर्षीय योजना सबसे इम्पोर्टेंट। अब इसमें आगे बता देता हूँ। नहीं, आज की क्लास ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है वीडियो। 8वीं पंचवर्षीय योजना पे क्लोज करता हूँ मैं। इसके बाद आगे की जो क्लास आएगी उसमें आगे जो 4 पंचवर्षीय योजना बची है और क्या है नीति आयोग वगैरह, वो सब आगे क्लास में बताऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।